नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब लोग को पता ही है कि देश में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू हुई है और हमने पहले भी कुछ कार्यक्रम किए हैं नई शिक्षा नीति पर, उस पर बातें की हैं कि उस शिक्षा नीति में क्या खास है, उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन पर, क्या उनको सुविधाएं मिलेंगी और आने वाला जो भविष्य है भारत का एजुकेशनल वो कैसा होगा। आज के कार्यक्रम में भी नई शिक्षा नीति पर बात करना चाहते हैं और हमारे साथ इस पर बात करके दो खास मेहमान स्टूडियो में आए हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कामिनी कुमार का, जो कुलपति हैं रांची विश्वविद्यालय की। मैम आपको बधाई भी। और पीयूष बालाजी का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के। आप दोनों लोग हमारे कार्यक्रम में औपचारिक तौर पर स्वागत है। हम लोगों ने पहले भी कार्यक्रम किए और ये एक इत्तेफाक था कि कुरील साहब उस कमेटी में थे जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, तो कई बातें की। तो एक जो खास बात हुई कि शिक्षा नीति पे कि इसमें कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस किया गया है कि बच्चे उसमें पढ़ पाएँ। क्या लगता है मैम कि इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट या क्या इम्पैक्ट होगा इनफैक्ट? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही सोच समझ के बनाई गई नीति है और इस नीति में मातृभाषा पर बहुत जोर दिया गया है कि बच्चों को अगर मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा उसको ग्रास्प करेंगे, ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। और इसी के चलते जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे कि मातृभाषा में अगर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा उसको ग्रहण करते हैं और ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस करते हैं। जी, और ये है कि कई चीज़ें हुई, एक समरी मतलब कुछ नोट्स भी बने। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपको इनमें 5 चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं शिक्षा नीति में जिसको फोकस किया जाना चाहिए, तो आप क्या कहें? देखिए, चूँकि मैं हायर एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जो एक हायर एजुकेशन कमीशन की जो स्थापना की गई है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और दूसरा जो है हमारा रिसर्च के लिए NRF की जो स्थापना की गई है, उससे रिसर्च में बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिलेगा और जो हम बच्चों को ये दे सकेंगे स्कॉलरशिप वगैरह, वो सब उसकी व्यवस्था उसमें है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एक क्रांतिकारी योजना है और ये शिक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा। तीसरा जो बिंदु है व्यावसायिक शिक्षा का, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है आत्मनिर्भर भारत, इसमें उनकी सोच है कि अगर शिक्षा अच्छी होगी और शिक्षा का जब पूरा ज्ञान होगा तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा और तभी हम एक आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। तो व्यावसायिक शिक्षा पर जो जोर देना है उसमें है कि हम अपने बच्चों में कौशल कहाँ छिपा हुआ है उसको खोज के निकालें, और इसकी व्यवस्था 6ठी कक्षा से ही की गई है और हायर एजुकेशन तक है। तो जो कौशल बच्चों में छिपा हुआ है उसको शिक्षक देख के निकालें और उस कौशल का विकास करें, तब भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि बच्चे उसमें पाएंगे कि मेरा इसमें आत्मविश्वास है, और जहाँ आत्मविश्वास बढ़ जाएगा वहीं वे अपने आप आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। जी, आपको क्या लगता है मैम इसमें पॉजिटिव? तो सबसे पहला है कि इंटेंट जो है इसका फ्रेम करने का, कस्तूरी जी ने जो किया है, कस्तूरी रंजन जी ने, वो बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ किया है वो। और सबसे अच्छी बात इसमें की गई है कि हर एक बच्चे इंडिविजुअल का ध्यान रखा गया है, क्योंकि बोला गया है कि स्कूल से निकलते तक हर बच्चे का एक पोटेंशियल डेवलप हो जाना चाहिए, हर एक स्किल डेवलप, एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप हो जाना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात उन्होंने रखी है। और दूसरा जो रीजनल लैंग्वेज की बात उन्होंने की है कि हर बच्चे को देखिएगा स्कूल जाने वक्त एक फियर हो जाता है, स्कूल से एक डर पैदा होता है, क्योंकि उसको वहाँ घर में वो दूसरा माहौल पाता है, दूसरा भाषा पाता है। हर जगह देखिए कि घर में एक दूसरी भाषा बोली जाती है, एक अपनापन होता है, और स्कूल जाता है एक एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। तो वो जब उसको रीजनल लैंग्वेज में आप उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। जिस एटमॉस्फेयर से वो 3 साल का बच्चा निकला है वही एटमॉस्फेयर उसको वहाँ पे भी मिलेगा, और ग्रेजुअली वो ग्रो करना शुरू करेगा। और क्लास 1 और 2 को भी उन्होंने फाउंडेशन कोर्स में रखा है कि वहाँ पे बच्चों को फ्रीडम दीजिए कि वो जो सीखना चाहे, और बस लेकिन न्यूमरोलॉजी उसको होना चाहिए, वो चीज़ पे उन्होंने बहुत एम्फेसिस
कोर्सेज दिए। दूसरा चीज़ है कि हायर एजुकेशन का जो आप एक पार्ट देखिएगा, उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी उसको बनाया है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। नाउ इट इज़ ओपन लाइक आईवी लीग कि आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स भी ले लीजिए, आपका अच्छा है तो कोई इसमें ये नहीं है मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, मेरी सिर्फ फिजिक्स अच्छी है, ओके वेल एंड गुड, आई विल गो विथ फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। कंपल्सन नहीं है, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। और थर्ड एक पॉइंट है कि आपकी एक भी डिग्री जो है वेस्ट नहीं जाएगी। सपोज 3 इयर्स आप ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री कोई बच्चा ले रहा है, फर्स्ट ईयर हमने किया और हम छोड़ दिए पढ़ाई, लेकिन पहले क्या होता था, जब तक आप 3 इयर्स कंप्लीट नहीं करते हैं वो डिग्री आपको रिकॉग्नाइज नहीं होगी। लेकिन पहला अगर साल आप कंप्लीट कर लेते हैं, दैट विल बी नोन एज अ सर्टिफिकेट कोर्स, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। सेकेंड ईयर आप कर ले रहे हैं, डिप्लोमा हो जाएगा। थर्ड ईयर है तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जॉब के लिए हो जाते हैं, बट नॉट फॉर रिसर्च आप नहीं हो पाइएगा, क्योंकि आपको 4 ईयर फिर करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ईयर डिग्री इज़ रिसर्च बेस्ड। तो वो है कि जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मान लिया आप बीपीएससी और यूपीएससी देना चाहते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग फॉर पीजी? कोई ज़रूरत नहीं, कोई तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप चले जाइए, कंपटीशन दीजिए, फिर आपको लग रहा है कि नहीं है तो वहाँ पे भी आपके लिए ऑप्शन खोल रखा है कि 1 ईयर एंड 2 ईयर। 4 ईयर करते हैं तो 1 ईयर पीजी ले लीजिए, 3 ईयर कर रहे हैं तो आप 2 ईयर पीजी ले लीजिए और उसको अपना रिसर्च में भी जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट एक बहुत अच्छा चीज़ है कि उन्होंने हायर एजुकेशन को डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक है ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो सिर्फ डिग्री बांटेंगे, एक है टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ करने की एक प्रपोजल दी गई है, और एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होगी। तो पहले क्या होता था, एक ही यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, सारा चीज़ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है, आईआईटीज़ को, आईएम्स को आपको आईवी लीग की तरह बनाना है, जहाँ पे रिसर्च बहुत खुलकर होनी चाहिए। और वो रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होंगे? फिर टीचर ही तो, टीचर जो होंगे जो इम्पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स के प्रति, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और दूसरी बात है कि उन्होंने पीपी मोड को जो इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि इंटेंट और इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंटेंट तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए हैवी अमाउंट चाहिए बहुत। तो वो हमारा कंट्री को भी हमको देखना होगा कि कितना वो पैसा लगा सकती है एजुकेशन में। एक तो बहुत अच्छा चीज़ रखा गया है कि 1.26 जो जीडीपी से आप 6% तक जीडीपी ले जाइए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन में हमारा कंट्री बहुत लिस्ट इन्वेस्ट करता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए एजुकेशन इज़ मस्ट, उसको आपको ध्यान देना ही होगा। तो वो 6% जीडीपी बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ आप कह सकते हैं इसमें है। और जो मैंने बोला कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दिया गया है कि स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज़ एनी स्ट्रीम, आप कीजिए जितना आपको करना है। और एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी डिफरेंट लेवल्स में बांट दिया गया है। जो टीचर सिर्फ पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप कॉलेज लेवल पे रहिए। जो थोड़ा सा उससे अच्छे मेरिटोरियस हैं उसके लिए टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ होगी। उससे ज़्यादा जो एफ्लुएंट हैं, उनकी ज़्यादा एप्टीट्यूड है, वो जाएंगे रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में। ये बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने किया। एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो क्रिएट करने की कोशिश की है, वो सबसे अच्छा लगा हमको। हॉलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा है इस 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में। अच्छा मैम, ये था कि पहले जब एमफिल लोग करते थे तो बच्चों के पास एक स्कोप होता था कि वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ ले पूरा, फिर वो पीएचडी करता था, तो उसको पता होता था कि उनको ऐसे करना है। अब अगर एमफिल नहीं होगा और वो सीधे पीएचडी के लिए इनरोल होंगे बच्चे, तो इसका क्या इम्पैक्ट? देखिए, इस पॉलिसी में एमफिल को पूरी तरह से हटा दिया गया है और उच्च शिक्षा को भी कई भागों में बांटा गया है। जो बच्चे खाली 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो 3 साल का ग्रेजुएशन करके फिर वो डिफरेंट कंपटीशन दे सकते हैं एग्ज़ाम्स। और जो बच्चे 4 साल का डिग्री कोर्स करेंगे वो पीजी के लिए जाएंगे। उनकी पीजी 1 साल की होगी और उसके बाद वो डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते हैं। उसके लिए एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है, वो तुरंत रिसर्च के लिए जा सकते हैं। और इसमें जो बच्चे हमारे स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। वो सीधे 12 के बाद 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में एडमिशन लेंगे और तुरंत वे एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। उनकी प्लेसमेंट निश्चित होगी। और ऐसे बच्चे जो कि सीधे 12 के बाद बीएड करना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स की भी व्यवस्था है, प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है। और जो बच्चे ऐसे टीचर बनेंगे वो बड़े कम उम्र में टीचर बनेंगे और वो एक लंबे समय तक समाज को शिक्षक बन के सेवा दे सकेंगे। क्योंकि शिक्षक का महत्व जो अभी कम हो गया था,
इस पॉलिसी में शिक्षक के महत्व को बढ़ाया गया है, शिक्षक की गरिमा को बढ़ाने की कोशिश की गई है और पाठ्यक्रम निर्धारण का भी उत्तरदायित्व शिक्षक को ही दिया गया है। वो अपने अनुसार निर्धारित करेंगे और वही पाठ्यक्रम चलेंगे। तो इस तरह से जो रिसर्च करना चाहेंगे वो अलग पीजी करके रिसर्च में जाएंगे, जिसमें कि किसी तरह के उनको टेस्ट से होके नहीं गुजरना है, ना एमफिल करना है, तो एक टाइम उनका बचेगा थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ और है, जो जैसे झारखंड जैसे राज्य हैं या छोटे राज्य जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बहुत ज़्यादा बोलियाँ भी हैं, तो पहले का जो सीन रहा है उसमें है कि ठीक है हमने कर तो दिया रीजनल लैंग्वेज, लेकिन टीचर्स नहीं हैं उसके। जी, इसके लिए मैं आपको मुझे बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि रांची विश्वविद्यालय में 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही है और 9 भाषा में हमने इस बार बच्चों को डिग्री और मेडल बांटे हैं अलग अलग। तो अब शुरुआत हो गई है कि हर रीजनल लैंग्वेज में आपको शिक्षक स्वतः तैयार होते जाएंगे। तो 2-3 सालों में आपको अच्छे शिक्षक रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। और एक और है कि जैसे रिसर्च का जो मामला आता है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ठीक है मेडिकल में या टेक्निकल रिसर्च में तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो रिसर्च सामान्य है, जो मतलब पीएचडी करना है क्योंकि वो प्रोफेसर बनना है, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें नहीं आ पाती, कई दफ़ा पकड़ी भी जाती हैं कि वो रिपीट है। ऐसी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, उसके लिए तो अलग से उन्होंने बनाए हुए हैं नियम, जिसको कि हमको फॉलो करना है रिसर्च के लिए, और वो हम फॉलो करते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रिपीटिशन नहीं होगा उसमें। जी। अच्छा मैम, ये इस जो पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो इम्प्लीमेंट जब फ्रेम आउट हो, स्ट्रक्चर फ्रेम आउट हो, ये तो रिकमेंडेशंस हैं कि ये सारी चीज़ें कीजिए। ये जो फ्रेम आउट हो तो गवर्नमेंट को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए पर्टिकुलरली कि एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ जा रहा है, तो एक स्ट्रक्चर बेस्ड हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे इस चीज़ पे एम्फेसिस हो रही है, जैसे मान लीजिए ये तो हमारा झारखंड क्षेत्र है, मान लीजिए ट्राइबल पे ज़्यादा हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं या फिर दलित पे दे रहे हैं, ठीक है, लेट द अदर यूनिवर्सिटी नॉट बी इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ स्टडी। बिल्कुल वो एक रिस्ट्रिक्शन फ्रेम होना चाहिए रिसर्च में, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक पे ये जब स्ट्रक्चर फ्रेम करे गवर्नमेंट, तो इस चीज़ पे एक ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, क्रियान्वयन जिस समय हो तो उस वो समय ये पूरा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि ओवरलैपिंग ना हो जाए कि एक ही इंस्टीट्यूशन में मतलब इस तरह का अगर हो रहा है तो लेट द अदर इंस्टीट्यूशन गो विद सम अदर थिंग। हाँ, कई दफ़ा क्या होता है कि आपने रिसर्च कर लिया और कोई प्रोफेसर आपकी किताब ही नहीं छापने को तैयार है क्योंकि उसको लगता है कि बेस उसने नहीं, अब आप एक जैसे मैं इंग्लिश की प्रोफेसर, ठीक है, एक सिंपल सा वर्ड्सवर्थ का नाम हर कोई जान रहा होगा, वर्ड्सवर्थ पे हम भी कर रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, वाई क्यों हर जगह एक ही चीज़ पे क्यों होना चाहिए? इफ दे आर पेइंग सो एम्फेसिस टू वर्ड्सवर्थ, व्हाई नॉट बी टू शेक्सपियर? तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, आप दोनों ही लोग हायर एजुकेशन से आपका नाता है, फिर भी मैं एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में भी कई सारे चेंजेस इस नीति में हैं। जी जी। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है जिसमें बच्चों को अलग अलग उनके लिए तय किया गया है मानदंड, प्राइमरी एजुकेशन पे क्या असर होगा? देखिए, प्राइमरी एजुकेशन पे जो फार्मूला तैयार किया गया है 5+3+3+4, ये बहुत ही सुलझा हुआ फार्मूला है, क्योंकि ये जो 5 साल का शुरू का पीरियड है बच्चे का, उसको उसके पूरे डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है कि बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप कर रहा है, राइटिंग कैपेसिटी उसकी कैसे है, तो उस पर ये जो 5 साल का स्ट्रेस दिया गया है ये बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ है कि 10 साल का जो बोर्ड है उसे हटा दिया गया है, तो बच्चों पे जो कम उम्र में प्रेशर रहता है एग्ज़ाम्स का वो नहीं होगा। बच्चे अब सीधे 12th का बोर्ड देंगे और उसके बाद अपनी अपनी लाइन वो चूज़ करेंगे, उसमें भी उनको ऑप्शन है कि वो जो विषय चाहेंगे वो पढ़ सकेंगे। हाँ, ये एक है फ़ायदा। जैसे पहले हम लोग था कि एक ही स्ट्रीम आपने तय कर लिया तो आपको वही पढ़ना है, और बदल सकते हैं बच्चे। और अब बहुत सारा है ना कि आप जैसे छोटी सी चीज़ देख लीजिए, अभी ज़्यादा है क्या कि आपका डाटा एनालिसिस कितना डिमांड है, लेकिन कितने जगह हमारे झारखंड में इसकी हो रही है पढ़ाई, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे आप पर्टिकुलरली देखिए कि एजुकेशन के साथ आपको एंटरप्रेन्योर्स को भी जोड़ना चाहिए। दे विल टेल यू कि व्हाट इज़ द नीड, हमको कैसे स्टूडेंट चाहिए, कैसे हमको जो अभी निकलेंगे जॉब वाले, हम किसको रिक्रूट कर सकते हैं। वेस्ट, किसी का पोटेंशियल वेस्ट नहीं जाना चाहिए।
वो चीज़ को एंटरप्रेन्योर्स को ऐड करना, उसको एसोसिएट करना एजुकेशन से, ये बहुत ज़रूरी है, व्हाट आई फील लाइक। और एक और है कि बार बार हम लोग बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, कि महिलाओं का एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो और वो एम्पावर्ड फील करें। महिलाओं के लिए क्या है इसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। हर स्कूल हो, चाहे टीचिंग हो या हायर एजुकेशन हो, हर में महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है कि उन्हें उसका पूरा लाभ मिले और महिलाएं इसमें आगे बढ़ें। जो रिजर्वेशन उनको पहले मिलता था वो भी इस पॉलिसी में है, तो निश्चित ही महिलाएं इसमें आगे बढ़ेंगी। इसमें परख का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। एक बात इसकी बहुत अच्छी है कि इसमें हर तरह की यूनिवर्सिटी, चाहे प्राइवेट हो, डीम्ड हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए रेगुलेशन एक समान है। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है इसकी। अच्छा, एक चीज़ और हुआ कि जैसे IIT दिल्ली के डायरेक्टर ने कहा, कुछ और लोगों ने भी कहा कि भी अब आप टेक्निकल एजुकेशन में लैंग्वेजेस डालेंगे रीजनल, तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे, हमारे पास तो किताबें भी नहीं हैं। तो इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, इसको तो धीरे धीरे हम लोगों को अपने से डेवलप करना होगा। जो बच्चे ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ के निकलेंगे, उनके लिए जो जॉब होगा उसको हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए भी दे सकते हैं किताबों को, और अच्छे वो ट्रांसलेटर बन सकते हैं। तो इसको हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। अभी जैसे साइंस है और टेक्निकल जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ी में ही पढ़ते हैं, उसके लिए किताबें भी नहीं हैं। मेडिसिन के लिए भी किताबें नहीं हैं। तो उसको हमको डेवलप करने के लिए धीरे धीरे जो हमारे शिक्षक तैयार होंगे जिस भाषा के भी, वो उसे ट्रांसलेट करेंगे और तब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ वक्त लगेगा, वक्त लगेगा इसमें। जी, आपको और क्या चीज़ें इसमें जिस पे आप एम्फेसिस देना चाहें, जो आपको ठीक लगती है? ठीक लगती है, एक तो मैंने बोला कि ये एक चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि उसको एनी हाउ 2035 तक हमको 50% लेना है। कि देखिए, सबसे स्केरी फिगर जो है, डरावना जो फिगर है, 6.2 करोड़ ड्रॉप आउट्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा महिलाएं, गर्ल चाइल्ड की ड्रॉप आउट्स हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? इसका फाइंड आउट पहले रीज़न करना पड़ेगा कि एक तो क्या होता है कि और उसमें भी जो गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट्स है वो भी जो है वो आपको देखिएगा ज़्यादातर बैकवर्ड कास्ट से है, जो डिप्रेस शादी हो जाती है, पैसे नहीं होते हैं। शादी भी हो जाती है, इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और एक तो है कि घर का माहौल भी उनको उस तरह का नहीं मिल जाता है। अर्ली में उन लोग को लेबर के लिए भेज दिया जाता है कि काम करके आओ, नहीं तो तुम खाओगे कहाँ से, ये वो, ये सारी चीज़ों को ध्यान इसमें इस पॉलिसी में रखा गया है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। क्योंकि इसमें रिकमेंडेशन जो आई है वो ये आई है कि ठीक है, बहुत जगह ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एजुकेशन को कहीं सेंट्रलाइज किया जा रहा है, फिर इसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है, क्योंकि PPP मोड पे ज़्यादा एम्फेसिस है प्राइवेट सेक्टर पे। लेकिन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इस पे अपनी नज़र रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत अच्छा है, इसमें रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को कि यू हैव टू गिव 50% ऑफ द फ्रीशिप और स्कॉलरशिप। आप 50% पे ही आप ले लीजिए। तो ये अच्छी चीज़ है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में क्या होते हैं, ठीक है, अगर मैम के पास बहुत पैसे हैं, मैम अपने बच्चे को एनरोल कर रही है, वो 5 लाख दे सकती है, एंड आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मेरा बच्चा फ्री में आ गया। लेकिन एक बच्चे पे तो 5 लाख खर्च तो नहीं हो रहा है ना, वो अगर उसके 1 ही लाख खर्च हो रहे हैं तो बाकी फ्रीशिप वाले तो वो 4 लाख पे पढ़ रहा है ना, वो तो वो चीज़, उसका जो एक ध्यान रखा गया फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप, ये बहुत अच्छी चीज़ हमको लगी कि ठीक है, कमर्शलाइज थोड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि एक फिलैंथ्रोपिक वर्ड भी जोड़ा गया है। PPP पे एक पब्लिक प्राइवेट ही नहीं है, फिलैंथ्रोपिक एंड पब्लिक भी जोड़ा गया है। तो जो इसमें एक सोशल वर्क करना चाहेंगे वो भी सामने आएंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि हम अपने कंट्री से ले बच्चे, वो भी सामने आएंगे कि ठीक है, हम इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री है, हम एक इंस्टीट्यूशन भी बना दे रहे हैं कि वहाँ से इस तरह के प्रोडक्ट्स निकलेंगे। और एक चीज़ मैं जो थोड़ा सा इसमें कमी मुझे महसूस हुई, वो एक चीज़ महसूस हुई है कमी कि गवर्नमेंट ने एक, जो जैसे कोई रिटायर करता है हमारे कम्युनिटी में, आप देख लीजिए, सिंपली टीचर बहुत टैलेंटेड रिटायर कर जाते हैं, उनके पोटेंशियल नहीं यूज़ करने का कहीं भी रिकमेंडेशंस है। आप या उधर उसको रिसर्च में लगा दीजिए, कहीं तो आप लगाएंगे ना उसके ब्रेन को। तो वो चीज़ मुझे लगता है, आपके पास जब सर्टेन प्रोटोकॉल है प्रमोशंस के सब के, तो अगर रिटायर होते हैं टीचर्स तो उनके अनुभव को लेना तो ज़रूरी है। नहीं, वही चीज़ लगा, उनके पोटेंशियल को, एक भी पोटेंशियल, मेरे हिसाब से एक भी पोटेंशियल वेस्ट नहीं जाना चाहिए, कि लेट देम सर्व।
ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करेगा। ठीक है, अगर वो रिटायर कर गया, उसको पैसे दे रहे हैं, उसको आप नॉमिनल भी कुछ ये एक्सपेंस दे दीजिएगा जो वो रिसर्च पे कर, वो ही विल डू इट। क्योंकि और दूसरी बात है कि वो नेशनलिटी वाली जो फीलिंग इसमें पॉलिसी में दी गई है कि एक नेशनल अप्रोच तो आपको डेवलप करवाना पड़ेगा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी है मार्किंग सिस्टम, बहुत अच्छा किया गया कि मार्क्स आपके सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन पे नहीं होंगे, मार्क्स अब 3-4 लेवल पे होंगे। एक आपका स्किल हो गया, दूसरा हो गया कि मैंने बार बार मैं कह रही हूँ हॉलिस्टिक अप्रोच पे बहुत ध्यान दिया गया कि आपके फ्रेंड्स भी आपकी मार्किंग करेंगे, वो भी आपके बारे में फीडबैक देंगे, टीचर भी देंगे। तो उसमें क्या होगा कि बच्चा जानेगा कि हाउ आई हैव टू डेवलप अ वेरी गुड रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ बनाना, नहीं तो यार वो मेरा कैरियर बर्बाद कर देगा फिर। तो वो अप्रोच जब बच्चे में डेवलप होने सकती हो तो वो पूरा थ्रू आउट लाइफ वही अप्रोच के साथ जिएगा। आप जैसा उसको ग्रूम अप करोगे वैसा ही वो ग्रुप अप होकर वो निकलेगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और वो पोटेंशियल वाली थोड़ी मुझे लगा कि रिटायर्ड टीचर्स या जो भी जिस भी एक्सपर्ट्स हों, टीचर्स हों, उनका थोड़ा सा कहीं यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, एक है कि पहले तो था कि भैया आपने डिग्री ले ली और फिर लंबे वक्त तक आप तैयारी वारी कर रहे हैं, हुआ नहीं हुआ। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच गवर्नमेंट के इसमें अपनाया है कि भैया आपको प्रोफेशनल डिग्रीज आपके पास हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जॉब मिलना। तो जब ये पॉलिसी पूरी तरह लागू हो जाएगी, अभी तो इम्प्लीमेंट होना है इसको, तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको मैम क्या लगता है कि जो भारत का जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा? देखिए 5 साल के बाद तो तस्वीर ज़रूर बदली हुई होगी और अच्छी तस्वीर दिखेगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो हैं, जैसे इन लोगों का क्रेडिट सिस्टम जो है, अगर मान लीजिए कि आपने कुछ क्रेडिट लिया है अभी पढ़ने के दौरान, फिर आपने थोड़ा सा अपने को डाइवर्ट किया, थोड़ा चेंज किया, तो वो आपके क्रेडिट वेस्ट नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए कि किसी की बच्ची की शादी हो गई, वो कहीं दूर चली गई, तो वो वहाँ जाके वो शिक्षा फिर से शुरू कर सकती है और ये क्रेडिट्स उसके जोड़े जाएंगे। एक तो ये पॉइंट है क्रेडिट सिस्टम में कि वो पॉइंट्स इनके बेकार नहीं जाएंगे, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और दूसरा है कि ये जो शिक्षा नीति है ये भारत केंद्रित है। भारत केंद्रित होने की वजह से जितने भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको हम मौका देंगे कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ के आप डेवलप कीजिए। जो बच्चे विदेश नहीं जा सकते हैं वो यहीं उनकी शिक्षा लेंगे और भारत में ही उसका पूरा लाभ सबको मिले। हमारे ऋषि मुनि, हमारी जो पुरानी तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ थी, तो बाहर से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। तो अब हम अपने को भी इस तरह से डेवलप करेंगे कि बाहर से फिर लोग आने लगेंगे पढ़ने के लिए, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये पॉलिसी इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रही है और निश्चित ही एक समय आएगा 5 साल 6 साल के बाद जब आप और हम अनुभव करेंगे कि हाँ, भारत विश्व गुरु के दिशा की ओर बढ़ गया, बनने के लिए बढ़ गया है। अच्छा, एक बार मैं और एक कार्यक्रम कर रहा था तो एक कुलपति जी ही थे उसमें, उन्होंने कहा कि मैंने जर्मनी में देखा कि यूनिवर्सिटी बन रही थी, भाई बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। बोले क्या है? यूनिवर्सिटी बन रही है, वो क्वार्टर्स थे। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या है? बोला टीचर्स के क्वार्टर्स बन रहे हैं। मतलब पहले जिनको पढ़ाना है उनके लिए उनके एस्टेब्लिशमेंट का उपाय कर दो, यूनिवर्सिटी तो फिर बना लेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से इस एजुकेशन पॉलिसी में कितना है? देखिए, इस एजुकेशन पॉलिसी में भी वो अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि जितने हमारे रीजनल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी एक शिक्षा की व्यवस्था हो, जिससे कि वहाँ मेडिकल की टीचिंग हो, ये व्यवस्था इस पॉलिसी में की गई है। और जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, अच्छे मॉडल किस्म के बने, जिससे बच्चों को ये एहसास हो कि नहीं, वो अगर सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी उनके पास अच्छा इंफ्रा है और वो भी ये महसूस करेंगे कि हम किसी अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था इसमें पूरी तरह से की गई है। क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ाई की है तो हमारे वक्त में तो सरकारी स्कूल ही थे। हाँ, और वो अच्छे थे। हाँ, अच्छे थे। लेकिन जो सरकारी स्कूल का एक नज़र में आ जाता है कि नहीं, ये पीली बिल्डिंग, ये बस एक फ्लोर की, ये सरकारी स्कूल है, ये सरकारी कॉलेज है, वो फीलिंग अब
नहीं होगी बच्चों को। अच्छे हाँ, इंस्टीट्यूशन जब सेंट्रलाइज्ड हो रहा है, एक फॉर्मेट हो जा रहा है, तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। और आपको मैं बताऊं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें 50 देशों में भारत का भी नाम आ गया है। हाँ, ये अच्छी तो बात ये है। एक अच्छी बात है। अच्छी बात है। और एक और चीज़ है इसमें, जिस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया गया, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके खोल देंगे। पाकिस्तान चाहेगा अपना यूनिवर्सिटी यहाँ बनाना, नहीं बना सकते। ओनली टॉप 50 to 100 यूनिवर्सिटीज़ विल बी परमिटेड। तो उसको भी बहुत ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इंडिया से आप देखिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं आईवी लीग के लिए, तो भीड़ लगी रहती है। तो वो चीज़ है कि वो अपना एक्सटेंशन खोल सकते हैं कि चलिए कि और बहुत बेनिफिट है उसका। हाँ, बहुत बेनिफिट है उसका। और सबसे बड़ी बात है, एक्सचेंज प्रोग्राम भी तो होंगे कि ठीक है हमारे कंट्री में खुल गया, तो हमारे रांची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे पोटेंशियल के होंगे जो नहीं जा सकते हैं, तो वी कैन सेंड देम। वो एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे कि चलिए हम आपके 5 बच्चे जो पोटेंशियल वाले हैं उसको लेकर हम वहाँ एक्सप्लोर करेंगे उनको। तो वो भी एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी बहुत अच्छा इस पॉलिसी में रखा गया कि एक्सचेंज का भी प्रोग्राम होगा आपको। अब ये कहते हैं कई बार आदमी को लगता है कि ठीक है हम मिडिल इनकम ग्रुप के हैं, फिर मेरा बच्चा हार्वर्ड में पढ़ लेता या ऑक्सफोर्ड में पढ़ लेता है। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि तुमको मतलब IMC क्यों करना है, जब IIT कर रहे हो तो हार्वर्ड से करना चाहिए, तो आपको पता है कितना फीस स्ट्रक्चर है। तो ऐसे में अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो हम जैसे पेरेंट्स दैट इज व्हाट ना, कि ये हर कोई ठीक है, किसी के पास पैसे हैं वो भेज देगा, लेकिन व्हाट अबाउट सम पीपल? और उनके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि वो भी फ्री हो जाएंगे कि आप सबसे उतने पैसे ले लोगे। उसमें भी गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ डालेगी कि नहीं, कुछ आपको जो डिप्राइव्ड है, जो मतलब इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उनके, क्योंकि वहाँ तो पोटेंशियल खोजेंगे वो। आप रिजर्वेशन इस तरह से चाहेंगे तो वो तो आप किसी को भी नहीं भेज सकते। तो वो जिसके पास पोटेंशियल है और डिप्राइव्ड है, तो उनको चांस दिया जाएगा वहाँ पे। चलिए, अब हमारा कार्यक्रम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप बच्चों को कुछ कहना चाहती हैं या कोई भी संदेश देना चाहती हैं तो प्लीज़। देखिए, बच्चों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी आज के दिन, कि जो भी काम करें पूरी ईमानदारी से करें, कर्तव्यनिष्ठ होकर करें, क्योंकि ईमानदारी ही और कर्तव्यनिष्ठा ही आपको आगे तक ले जाएगी। कभी ये मत सोचिए कि मुझे कुछ कहीं से कटौती करके या दूसरे तरीके से काम करके सफलता मिलेगी, वैसा कुछ नहीं है। ईमानदारी से काम करें और कर्म के प्रति विश्वास रखें। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आई, अपना वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातचीत हुई। कोशिश करेंगे कि फिर आपको बुलाएं और कार्यक्रम में बात करें। मुझे इस कार्यक्रम को डोगरी की अभी इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।